के साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। शिमला बाईपास रोड के शेरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बस और लोडिंग गाड़ी की टक्कर हो गई और इस टक्कर में बस पलट गई। हादसे में एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पर हादसे में स्कूली बच्चों समेत 14 लोग घायल हुए हैं। आईएसबीटी से विकास नगर जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आप देखिए हादसे की ये सीधी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और किस तरह से बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है। शेरपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए किस तरह से बस जो है वो टक्कर के बाद पलट गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त ये बस किस तरह से हुई, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी एक दुर्घटना घटित हुई है। यहाँ पे एक मिनी बस और एक इलेक्ट्रिक लोडर के बीच आपस में टक्कर होना प्रतीत हुआ है, जिसमें 14 लोग कुछ चोट ज़्यादा आई थी, जिन्हें ग्राफी के हॉस्पिटल में की जानकारी मिल पाई है उसमें कि ये बस एक आईएसबीटी से विकास नगर चलती थी और ये सिंगनीवाला के पास जो है उसमें कुछ बच्चे भी, क्योंकि वहाँ बक्सा इंटर कॉलेज में कुछ बच्चे भी सवार हुए थे जो रूटीन में ही रिक्शा या बसों से जाते हैं। और ये बस का जो है एक सामने से लोडर आ रहा था, लोडर को बचाने के चक्कर में या बस नियंत्रण नहीं रख पाई और जैसा देखा गया पास से खेतों पलट गई। तो ये पलटने के कारण उसमें बच्चे भी थे जो बाहर से छिटक गए। तो एक बच्चा जब इंजर्ड लोग, उसमें 15 लोग इंजर्ड हुए थे, कुछ को ज्यादा चोटें लगी थी, कुछ को माइनर चोटें थी। अस्पताल लाया गया तो उसमें 2 लोग की मृत्यु की अभी इसमें डॉक्टर ने पुष्टि करी। इसमें छात्र है बक्सा इंटर कॉलेज का और एक जो है युवक है जिसकी मृत्यु हुई। बाकी सभी लोग खतरे से बाहर बताए गए। एक छात्र, इसमें टोटल 5 छात्र जिनका इलाज चल रहा है, बाकी अन्य लोग लोकल लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और एकदम सभी डॉक्टर्स की टीम लगी है। अभी खतरे से बाहर बताया गया है। एक छात्र है जो आईसीयू में, जिसका अभी सीटी स्कैन और रन परीक्षण कराया जा रहा है। तो देखिए बड़ा यह हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी आलोक सिंबाल जुड़ गए हैं। आलोक, कैसे ये हादसा हुआ, हादसे के पीछे की वजह अभी तक सामने आ पाई है और क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? जो घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनको लेकर। आज बिल्कुल शांतनु, देहरादून में जो है एक और बात सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें फिलहाल 2 लोगों द्वारा अपनी जान गंवा दी गई है, जबकि 14 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरह से जो बस है उसकी बेहद ही तेज रफ्तार थी और बेहद तेज रफ्तार के चलते जो है वो एक लोडर वाहन से जा टकराई और उसके बाद जो वहां पर प्लॉट था उसमें वो जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और उसमें एक स्कूली बच्चा भी जो है बच्ची जो है वो भी शामिल थी। और फिलहाल उसमें कई बच्चे जो है जो स्कूल के थे वो भी वहां पर उस पर बस में सवार थे। तो एक बड़ा हादसा तो जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा किसी प्रकार की जनहानि देखने को नहीं मिली। 2 लोगों की मौत जरूर इस मामले में हुई है, लेकिन 14 लोग घायल भी हुए हैं और जो घायल है उन्हें एक निजी अस्पताल में फिलहाल उपचार के लिए एडमिट करवाया गया है। जो बच्चे इसमें घायल हैं आलोक, उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बताया जा रहा है बच्चे भी, जो 14 लोग घायल हुए हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं, तो बच्चों को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए उसमें बच्चे भी सवार थे। जो भी घायल 14 लोग हैं उनको तुरंत ही अस्पताल रेफर कर दिया गया था। प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी। उसके बाद अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल सभी को खतरे से बाहर ये लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से ओवर स्पीडिंग देखने को मिलती है और खासतौर पर बसों के साथ जो ओवर स्पीडिंग की जाती है, बड़े दुर्घटना को आमंत्रण देने का काम भी ये जरूर करती है। और प्रशासन का क्या एक्शन इस पर रहने वाला है, क्या सख्ताई बरती जाएगी और जिस हिसाब से ये दुर्घटनाएं लगातार राजधानी देहरादून में बढ़ती जा रही है, इसके लिए प्रशासन का क्या एक्शन देगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। शांतनु, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए भीषण यह हादसे में एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और रामदास अठावले भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों से बीते 1 दशक में देश भर में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है और किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
द्वारा 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है और खास तौर पर किस तरीके से जो गरीब हैं उनका विकास किया जा सके, किस तरीके से उनके जीवन लाइफस्टाइल को थोड़ा गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके, तो ये तमाम चीजें पर चिंतन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम निरंतर विकास जो है वो लगातार गरीब और जो असहाय लोग हैं उनको देखते हुए कर रहे हैं। तो कोशिश यही है अपनी तरफ से कि ऐसा संदेश दिया जाए कि किस तरीके से प्रदेश में विकास हो रहा है, इसके साथ साथ गरीबों का भी विकास करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की है और इस दौरान सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिलों में खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए और बारिश से पहले रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई का काम भी पूरा किया जाए। आगे सीएम ने कहा कि ब्लॉक स्तर तक नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम से कम किया जाए। तो देखिए, सीएम धामी की जिलाधिकारियों के साथ बैठक, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। खासकर देखिए, जंगलों में आग जिस तरह से लग रही है उसमें रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। और देखिए, बारिश से पहले जो रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई का काम है उसको भी पूरा किया जाए। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं और इसी को लेकर जिलाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है और बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश दिए। और पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो बैठक की गई है तमाम जिलाधिकारियों के साथ, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इसमें जिलाधिकारियों को? देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आज जिलाधिकारियों से संवाद किया है। इसके अलावा जो जन सेवाओं में सुधार को लेकर निर्देश दिए गए हैं, वहीं सड़कों में की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों को कहा है। वहीं पेयजल व आपूर्ति व वनाग्नि नियंत्रण पर किस तरीके से जोर दिया जाए, इसको लेकर विशेष जोर आज की वीसी में तमाम जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए और क्योंकि अब फायर सीजन आ रहा है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर तमाम लोगों को राहत देने की कोशिश करने के लिए कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज उस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर से एडीएम के नेतृत्व में सड़क की नपाई की गई है। मंगल पड़ाव से स्टेडियम तक अपर जिला अधिकारी ने सड़क के दोनों तरफ 12 मीटर की नपाई कराई। प्रशासन का ये कहना है कि पूर्व में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 12 मीटर दोनों तरफ तोड़े जाने का निर्णय हुआ था। अब यह देखा जा रहा है कि किन भवन स्वामियों ने 12 मीटर तक अतिक्रमण तोड़ दिया है या फिर किन लोगों ने अभी तक नहीं तोड़ा है। सरस मार्केट से आगे अभी जाम खड़े हैं। यहाँ तक हम लोग टीम के रूप में निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब हैं, नगर आयुक्त हैं और पीडब्ल्यूडी से और बिजली विभाग से पूरी टीम है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके का निर्णय हुआ था 12 मीटर तोड़ने का, उसमें किन लोगों ने तोड़ दिया है, किन्होंने नहीं शुरू किया है और किन्होंने जो है उस सीमा का पालन नहीं किया है। तो ज्यादातर लोग जो है सीमा के दायरे में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा का पालन नहीं किए हैं, तो उनको अगर कोई किसी प्रकार का संशय है कि तिरछा नाप ले रहे हैं, सीधा नाप ले रहे हैं, वो सारी संशय उनके समाप्त किए जा रहे हैं और सबको ये निर्देश दिया जा रहा है कि जिस तरीके के निर्णय हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन विभाग में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग पहले से तैयारी करने में जुट गया है।
और इसको लेकर डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि इस बार वनाग्नि की घटनाएं कम हो, इसके लिए जगह जगह गोष्ठी की जा रही है। इसके अलावा रेंज में 53 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर, संबंधित क्षेत्र से फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल किए गए हैं। वनाग्नि काल जो है हमारा 15 फरवरी से जो प्रारंभ होता है, तो उसमें पहले वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व और अभी भी जगह जगह पे वनाग्नि गोष्ठियां कराई जा रही हैं, जिसमें कि लोगों को आग ना लगाने के लिए और लापरवाही ना करने के लिए, जिससे कि वनाग्नि घटना हो सके, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग अंतर्गत 53 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर रखे गए हैं और साथ में हमारे जो रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं प्रत्येक एरिया के, वो भी इसमें क्रूज स्टेशन में कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर टेहरी से है, जहां पर जाखड़ीधार विकासखंड के लामड़ीधार में 50 बेड के आयुष अस्पताल का कार्य बंद पड़ा है। आपको बता दें 2022 में स्वीकृत 15 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में करीब 2 करोड़ से अधिक की धनराशि निर्माण कार्यों में खर्च होने के बाद 2 सालों से निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं। इस पर पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि साल 2022 में विधायक रहते हुए उन्होंने आयुष अस्पताल को स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन 2 सालों से निर्माण कार्य बंद पड़ा है और अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की कवायद भी चल रही है। सरकार ने स्वीकृति दी है, विभाग के नाम जमीन है, इसके बाद भी यदि कोई विभाग धिक्का मुस्ती करेगा तो निश्चित रूप से न्यायालय का रास्ता खुला है। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी सरकार है, न्यायालय में जाने के बाद सरकार की बदनामी होती है, सरकार के खिलाफ मैंडेट जाता है। मैं ऐसा कतई नहीं चाहूँगा कि हमें न्यायपालिका की शरण लेनी पड़े, क्योंकि यह अभी जो है सरकार के हाथ में काम है। यदि आप अन्यत्र जमीन लेने का प्रयास करेंगे तो आप ले नहीं सकते हैं। वो नियम विरुद्ध है, असंवैधानिक है, वो जाति है और जाति के खिलाफ तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। यदि कोई हमको मजबूर करेगा तो हम निश्चित रूप से जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर पौड़ी से है, जहां पर वनाग्नि की दृष्टि से पौड़ी गढ़वाल अति संवेदनशील क्षेत्र है। पिछले कुल साल के आंकड़ों के अनुसार यहां पर घटित होने वाली अधिकांश वनाग्नि की घटनाएं मानव जनित रही हैं। मुख्यतः नाप खेतों, सिविल वनों और पंचायत वनों से सटे क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। वन विभाग पौड़ी ने शीतलाखेत मॉडल की तर्ज पर जन सहभागिता के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का प्रयास और इसी के स्वरूप अखाड़ा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शीतलाखेत मॉडल के तहत हम लोगों ने सभी वन प्रभागों से शीतलाखेत में वन पंचायत सरपंचों को ट्रेनिंग दिलवाई थी कि किस तरीके से जन सहभागिता के माध्यम से हम वनाग्नि की घटनाओं को कम कर सकते हैं। हमने विगत वर्षों के डेटा से देखा है कि करीब 60% जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वन पंचायत, नाप खेतों और सिविल फॉरेस्ट से जंगलों की तरफ गई हैं। आज हमने ग्राम मल्ली में आड़ा दिवस मनाया है, जैसा हमने पूर्व में भी एक जगह आड़ा दिवस मनाया था और शीतलाखेत मॉडल की तर्ज पर आड़ा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हमने ग्राम मल्ली में आड़ा दिवस मनाया, जिसमें दोनों वन प्रभाग, सिविल स्वयं वन प्रभाग और गढ़वाल वन प्रभाग की टीमें शामिल रही, साथ में पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग के लोग भी शामिल रहे और इसमें हमें ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिला। और यहाँ अगल बगल के जो 5-6 वन पंचायत हैं उनके सरपंच और सदस्य लोग भी यहाँ पर शामिल हुए और हमने लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई है और लोगों ने हमें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 42 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम जो पूरा करते हैं, श्री प्रेम प्रकाश द्विवेदी व्यासपीठ पर विराजमान और यहाँ पर उपस्थित हमारे महापौर पूर्व में रहे भाई सुनील गामा जी, हमारे अग्रवाल जी और हमारे बड़े भाई श्री विवेकानंद खंडूरी जी, जो हर समय हम लोगों का जो है हर जगह जगह पर जाकर बिल्कुल सनातन का ध्वज ऊंचा करते हैं और हम सब की बातें समाज में बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। भाई विशाल गुप्ता जी और सभी यहाँ पर उपस्थित पूरे मंदिर समिति, सेवा समिति, 4 धाम के लिए सुमंगल करने वाले सभी आयोजक हमारे और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी भक्त हैं, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी बड़े, सभी ब्रह्मचारी, संतगण। मैं सबसे पहले तो आगामी 4 धाम यात्रा के लगभग संचालन के लिए संगीत में सुंदर कांड आयोजित करने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान राम जी की कृपा से, भगवान हनुमान जी
कृपा से ये यात्रा निर्विघ्न हो। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि 2013 की जो आपदा थी वो बहुत भीषण थी, बहुत भयंकर थी, और उस त्रासदी में पूरी तरह से उस परिसर को, भगवान बाबा केदार के परिसर को, आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और उसके बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार नव निर्माण और पुनर्निर्माण के काम बाबा की नगरी में हुए। और आज आपदा के 12 साल हो गए, और इन 12 सालों में 12वें साल में भव्य केदार और दिव्य केदार और आप सब लोगों ने ये जो सुंदर काम का आयोजन है, इस वर्ष 11वें वर्ष में 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया। और आप सबकी प्रार्थना है, आप सबकी भक्ति है कि निर्विघ्न रूप से यात्रा की। वैसे तो पिछले वर्ष 2024 में जुलाई माह में 31 जुलाई की मध्य रात्रि को बहुत भीषण आपदा फिर से आई, और 2013 जैसी ही आपदा केदार घाटी, और 29 स्थानों पर सड़क बह गई, पुल बह गए, और हजारों हजार श्रद्धालु जो है वो रास्तों में रुक गए। बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से सारे यात्री और सब मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा यात्री सकुशल निकाले। और आज सारे के सारे वहाँ बाहर आए। और मैं आपको बताऊं कि 31 जुलाई की रात को यह आपदा आई, और 1 अगस्त को मैं प्रातःकाल यहाँ से चलता है। उससे पहले मैं गोला केदार क्षेत्र में गया, घनसाली में, जहाँ पर भीषण आपदा आई थी, बादल फटा था। वहाँ दुर्घटना भी हुई। हमारे बीच में 2-3 लोग तो वहाँ से हमारे बीच में नहीं गए, वो आपदा की भेंट चल गए। उसके बाद में गुप्तकाशी पहुंचा, और गुप्तकाशी से लिटरली वहाँ देखा तो हजारों की संख्या में तीर्थयात्री जुटे हुए थे। और मैंने सोचा जब मैं वहाँ पहुंचा तो ये जरूर तीर्थयात्री पूरे दिन भर जो है, ये रात भर परेशान रहे होंगे, जरूर मुझे कुछ कहेंगे। सच में थोड़ा मन में ऐसा संशय था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी परेशानी में है, मैं जाऊंगा इनके बीच में। मैं वहां जैसे ही पहुंचा तो सच बताऊं तो वो अद्भुत नजारा था। दुबे जी, महाराज जी, वहां पर ऐसा नजारा था, वो देखते ही जो है, जैसे मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और जय बाबा केदार के जो है उन्होंने उद्घोष करना प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें सबको निकाल लोगे यहाँ से। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारे के सारे लोग वहां से सकुशल निकले, जबकि उस समय किसी को दवाई नहीं मिली थी, किसी को पानी नहीं मिला था, किसी को खाना नहीं मिला था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, लेकिन बाबा की अद्भुत कृपा है। तो उसके बाद 35 दिनों तक यात्रा प्रभावित हुई। 35 दिनों तक यात्रा नहीं हुई, लेकिन हमने युद्ध स्तर पर तय किया था कि नहीं, हम 35 दिनों के बाद हो या 40 दिनों के बाद हो, यात्रा को, दूसरे चरण की यात्रा को फिर से हम सितंबर माह में प्रारंभ करेंगे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 35 दिनों के बाद यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई। और दूसरे चरण में, जो पहले चरण में यात्रा में कुछ कमियां थी, वो कमियां भी दूर हुई। इस बार भी बड़ी संख्या में, लगभग 15 लाख के लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए, जबकि अभी हमने 60% रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, 40% छोड़ रखा है। तो अब ये संख्या मान के चलिए कि 25 लाख के लगभग हो गई होगी।
ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। और हमारा ये संकल्प है, जो भी तीर्थयात्री, भक्तगण, श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आएंगे, सभी हमारे चारों धामों के दर्शन करेंगे और उनके दर्शन अच्छे हों, सकुशल और सुरक्षित हों, उसके लिए सारे प्रावधान कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जो यात्रा के हमको अनुभव मिले हैं और जो भी तीर्थयात्री, जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, उनकी सबसे पहले उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनको कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार से भी जो है उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो, उसके लिए लगातार यात्रा के समापन के बाद 2024 की जैसे यात्रा समापन हुआ, उसके बाद हमने सब तैयारियां शुरू कर दी। और कल 8 तारीख को मैं स्वयं फिर उसकी तीसरी बार बैठक लेने जा रहा हूँ। तीसरी बार ट्रांसपोर्ट विभाग सारे यातायात कैसे चलेगा, किस प्रकार से ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन बड़ा कठिन होता है। क्या है कि 6 महीने बंद रहता है, लेकिन इस बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जो है शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ कर दी है, एक नया काम शुरू किया। और अब आने वाले समय में इस बार उसका शुभारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष अब यात्रा जो है पूरे 12 महीने चलेगी और उसके लिए हम कह भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया है, सबसे अपील की है कि अच्छी धूप मिलती है, अच्छा मौसम होता है, हर प्रकार से जो है आप जैसे हमारे पूज्य संतगणों से, सारे लोगों से उन्होंने कहा कि धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप होते हैं, हर वर्ग के लोगों को डेस्टिनेशन के लिए भी जो मंगल कार्य होते हैं, विवाह होता है, ये होता है, उसमें लोग विदेशों में जाते हैं। उन्होंने कहा विदेशों में जाइए न जाइए, लेकिन जो है देवभूमि उत्तराखंड आइए, जो देवों के सबसे नजदीक, भगवान के सबसे नजदीक का वो है। वैदिक डेस्टिनेशन के रूप में भी हम उसको बना रहे हैं, ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से हमारी जो सुख मंगल चार धाम सेवा समिति है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूज्य महंत कृष्णगिरी जी का, दिगंबर श्री भरतगिरी जी महाराज का, पूरी कमेटी का, पूरी समिति का, हमारे दुबे जी का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने सब मंगल की कामना की है। और हनुमान जी की कृपा होगी, बाबा कृष्ण महाराज की कृपा हमारे ऊपर होगी, बाबा महाराज की कृपा होगी, हमारी विभिन्न रूप से प्रारंभ होगी और विभिन्न रूप से तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, चारधाम को यात्रा को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार